हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अभी तक 6 वीडियो देख चुके हैं इस सॉल्यूशन चैप्टर की और हम कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लास्ट लेक्चर में हमने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। एक हमने किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरा किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारी आज की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हमें समझना होगा ऑस्मोसिस क्या है, और ऑस्मोसिस से पहले हमें समझना होगा डिफ्यूजन। तो हम शुरुआत करते हैं डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन, जब कभी एक बीकर के अंदर हम कुछ पानी ले लेते हैं और पानी लेकर उसमें एक इंक की ड्रॉप डालते हैं, तो इंक की ड्रॉप डालते ही हम देखते हैं कि इंक पानी के अंदर धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। यानी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में इंटरमिक्स होना शुरू हो जाते हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी हेल्प। यानी द प्रोसेस, तो फिर डिफ्यूजन क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस इन विच the intermixing of solute and solvent particle, intermixing of solute and solvent without the help of external agency, that is called as the diffusion. अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस को समझने के लिए सपोज जो बीकर हमारे पास था उसको हमने 2 पार्ट में बांट लिया विद द हेल्प ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से हमने उसके 2 कंपार्टमेंट बना लिए। एक कंपार्टमेंट में हमने सॉल्वेंट लिया है और दूसरे कंपार्टमेंट में हमने सॉल्यूशन लिया है। इस कंपार्टमेंट में हमने सॉल्यूशन लिया है। यहां पर आपके लिए एक नया वर्ड आया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन के अंदर 2 फेज होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सेमी परमेबल मींस परमिट करना, यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी एक फेज को अपने में से पास होने परमिट करती है। यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने में से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होना परमिट करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन 2 टाइप की जनरली हम लोग स्टडी करते हैं। एक हमारे पास होती है नेचुरल मेम्ब्रेन और दूसरी होती है सिंथेटिक मेम्ब्रेन। नेचुरल मेम्ब्रेन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी प्लांट है या एनिमल्स हैं, उनकी जस्ट आउटर स्किन के नीचे जो मेम्ब्रेन होती है वो नेचुरल मेम्ब्रेन का काम करती है, वो नेचुरल मेम्ब्रेन होती है। जैसे पिग्स ब्लैडर इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सेकंड सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है। सिंथेटिक मेम्ब्रेन जो बनाई जाती है, जो जिसको हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे सैलोफेन पेपर है, सैलोफेन पेपर है, पार्चमेंट पेपर है। इस टाइप से जो मेम्ब्रेन बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन। तो हम फिर बात करेंगे अपने उसी टॉपिक की, ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमने एक बीकर को 2 कंपार्टमेंट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से 2 कंपार्टमेंट उसके बना दिए। एक कंपार्टमेंट में हमने सॉल्वेंट लिया और दूसरे में हमने सॉल्यूशन ले लिया। थोड़ी देर बाद ही हम क्या देखते हैं
कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं उनका मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड शुरू हो जाता है। यानी सॉल्वेंट जो है उसको हम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इन कंपैरिजन टू दिस सॉल्यूशन। यानी ये जो सॉल्वेंट है ये लेस कंसंट्रेटेड है और जो सॉल्यूशन है वो हाई कंसंट्रेटेड है। सो ऑस्मोसिस क्या हुआ फिर? दिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। तो यहां से ऑस्मोसिस बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहां से? फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल कर सकते हैं। सपोज हमने दो एग लिए, आउटर शेल हार्ड शेल होती है एग्स की, उनको हमने HCl में डिसॉल्व करके उसके आउटर शेल को रिमूव कर दिया। आउटर शेल के जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन होती है एग्स में और वो मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। जब दोनों एग्स को आपने अलग अलग, एक एग को आपने डाल दिया प्योर वाटर के अंदर और दूसरे एग को आपने डाल दिया सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर, व्हाट हैपेंस? पहले हम इस एग की बात करेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूं। एग का पहले हमने आउटर शेल कैल्शियम HCl में डिसॉल्व करने के बाद उसको हटा दिया है। ये लैब में भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं मेम्ब्रेन को देखने के लिए एग की। तो उसके जस्ट नीचे मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। जब इस एग को हमने वाटर में रखा तो बाहर लेस कंसंट्रेशन है, अंदर हाई कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा? इनफ्लो ऑफ द वाटर, यहां से देखिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड मूवमेंट हुआ था, उसी तरीके से बाहर क्या है? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यानी प्योर सॉल्वेंट है, तो इनफ्लो ऑफ द वाटर टेक प्लेस। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द ऑस्मोसिस। यानी एग गेट स्वेल्स, जो एग है वो आपका फूल जाएगा। बट यदि आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखा है एग को, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखने पर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई एग के कंपैरेटिवली, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, आउटफ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल विल टेक प्लेस, यानी एग गेट स्वेल्स, एग जो है स्वेल कर जाएगा। यहां पर जो इनफ्लो ऑफ द वाटर हुआ था जिसकी वजह से एग स्वेल कर गया, दिस इज कॉल्ड एज द एंडोऑस्मोसिस। और यहां पर जब एग श्रिंक कर गया, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो वर्ड क्यों लगाया गया है हमने? एक्सो वर्ड बना है एग्जिट से, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल का एग्जिट हो रहा है। सो यहां से भी हम ऑस्मोसिस को क्लियरली समझ सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। दोबारा फिर हम इसी को लेके आगे चलते हैं। एक बीकर जिसके हमने दो कंपार्टमेंट बनाए थे विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्यूशन साइड है उसको हम यहां से बंद करके और उस पर एक पिस्टन लगा देते हैं, और दूसरी साइड सॉल्यूशन साइड पर, सॉल्वेंट साइड पर हम एक कैपिलरी फिट कर देते हैं, और इसका जो लेवल है वाटर लेवल वो यहां पर मार्क कर देते हैं M।
अब देखिए, जैसे ही ऑस्मोसिस शुरू होगा, व्हाट हैपेंस? सॉल्वेंट पार्टिकल विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड, जिसकी वजह से यहां जो वाटर का लेवल था, सॉल्वेंट का लेवल था, वो जैसे ही डाउनफॉल आना शुरू होगा, हमें पता चल जाएगा कि ऑस्मोसिस शुरू हो चुका है। बट यदि हम इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहें, कैन वी स्टॉप इट? यस, वी कैन स्टॉप इट बाय अप्लाइंग ए प्रेशर ऑन दिस पिस्टन इन द फॉर्म ऑफ वेट। हम क्या करते हैं, इस पिस्टन पर सॉल्यूशन साइड हम यहां पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ताकि कितना प्रेशर अप्लाई करना है? जितना सॉल्वेंट पार्टिकल की वजह से इधर प्रेशर डेवलप हो रहा है, हमने उतना ही प्रेशर यहां पे अप्लाई करना है। और उस प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? उस प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड रुक जाएगा। दिस मिनिमम एक्सेस प्रेशर, तो डेफिनेशन करते हैं फिर। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर applied to the solvent side, no, apply to the solution side. The minimum excess pressure applied to the solution side so as to just prevent the entry of solvent particle from solvent to the solution side, from solvent to solution side is called osmotic pressure. फिर रिपीट करूंगा, the minimum excess pressure applied to the solution side so as to just prevent the entry of solvent particle फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर, एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर जो आपने सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई किया है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। सो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप किसी स्टेज पर रोक भी सकते हैं। Now what happens if a pressure greater than the osmotic pressure is applied to the solution side? Yes, the solvent particle will start to move backward, that is from solution to the solvent side. यानी जो solvent particles होंगे उनका मूवमेंट किधर शुरू हो जाएगा? सॉल्यूशन से solvent साइड पर, and this is called as the रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही वो प्रोसेस है जिस पर बेस्ड घरों में वाटर प्यूरिफायर, जिसको हम आरओ सिस्टम कहते हैं, आरओ सिस्टम लगे होते हैं, वो सभी इसी ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड होते हैं। सो इसका और एक बेस्ट एग्जांपल, desalination of sea water। जो सी शोर पे जो सिटीज होते हैं, वहां पर जो पीने का पानी है वो इसी आरओ सिस्टम की हेल्प से प्यूरिफाई कर सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे? कि ये जो सॉल्यूशन है, सी वाटर हमें पता है बहुत हाईली सॉल्टी वाटर होता है, तो उस पर हम क्या करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट साइड मूव करना शुरू हो जाएगा, जो सॉल्ट है हमारा वो सॉल्यूशन साइड ही रह जाता है। दैट इज हाउ
we can purify the sea water and which can be used for the drinking or household purposes. यहां से बच्चों एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। यदि हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करें डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ solute and solvent particles will take place, but osmosis में only solvent particles can move. आपने देखा डिफ्यूजन में no semi permeable membrane is required, but osmosis जो होता है वो semi permeable membrane के ही थ्रू होता है। डिफ्यूजन cannot be stopped at any stage. एक बार जब हमने शुरू में एग्जांपल लिया था बीकर का जिसमें हमने पानी लिया हुआ है, उसमें हमने 1-2 ड्रॉप इंक की डाली, तो जैसे ही आपने इंक डाल दी तो उसके बाद क्या है, इंक ने पूरे पानी के अंदर घुल जाना है। आप किसी स्टेज पर उसको रोक नहीं सकते, बट ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड। हमने अभी बात की थी कि जब आप यहां पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, कितना प्रेशर, सो एज टू जस्ट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड, यानी आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना प्रेशर अप्लाई कर दिया, जिससे क्या हुआ, दोनों तरफ प्रेशर क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और बैलेंस होने से सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट सॉल्यूशन साइड पर रुक गया। तो ऑस्मोसिस को आप रोक भी सकते हैं। एंड डिफ्यूजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड, डिफ्यूजन को आप रिवर्स नहीं कर सकते, बट ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। जैसे अभी हमने बात की, एग्जांपल लिया डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, हमने अभी एग्जांपल लिया था ये, उसमें हमने क्या किया था, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, सो द सॉल्वेंट पार्टिकल विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट साइड, सो इट कैन बी रिवर्स्ड। तो ये कुछ एक इस टाइप से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। अभी हम इसी टॉपिक को हम बात कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर की, इसी को आगे लेके और चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बेसिकली पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। It directly depends upon the concentration of the solution and directly depend upon the temperature of the solution. यदि इन दो इक्वेशंस को हम कंबाइन करें, combining the two equations, the pi is directly proportional to C into T, and by applying the constant of proportionality, that is R into C into T, where R is called as a solution constant, परंतु ध्यान रखिएगा R called as a solution constant, but the value of the solution constant is same as that in case of the gas constant, यानी R is equal to 0.082 liter atmosphere per Kelvin per mole, और pi is equal to CRT. If C is the concentration, if n number of moles
dissolved in V liter of the solution. Then how can we represent the C? C is equal to N by V RT, or it can be rearranged pi V is equal to nRT. This is called as a Van 't Hoff equation. This is called as a Van 't Hoff equation. ये एक डेरिवेशन भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई क्या एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? इस इक्वेशन से बिल्कुल हमें क्लियरली मेंशन है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और एन हमने अभी बताया एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है, और यही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। हमने बताया था शुरू में कि वो प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है सोल्यूट के, सो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ यहीं से हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट? सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसी इक्वेशन से हम लेंगे पाई into V is equal to N. If W weight of the solute is given having molecular mass M, यदि हमें W ग्राम सोल्यूट दिया हुआ हो जिसका मॉलिक्यूलर मास M है, then N can be written as W by M RT. So that is how M we can calculate the molecular mass of the solute. एंड इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज किया और ये आ गया WRT अपॉन पाई इंटू V। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से एक चीज आपको फिर अगेन क्लियर मैं कर दूं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट अगेन इनवर्सली टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो मॉलिक्यूलर मास होता है सोल्यूट का वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली होता है। यहां से अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की कुछ एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। सो नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। Biological importance. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस शुरू करने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक पर और चर्चा करेंगे, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। Suppose we have two solutions, दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन सेम है। दो सॉल्यूशन हमारे पास है A एंड B, दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन दोनों की C है और दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, यानी एक ही टेम्परेचर पर हम दोनों सॉल्यूशंस को डील कर रहे हैं, दैट इज एट द T Kelvin। नाउ according to osmotic pressure, that is pi is equal to CRT equation, जब C कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन की सेम है यानी C है, दोनों सॉल्यूशन से एक ही टेम्परेचर पर हम डील कर रहे हैं यानी टेम्परेचर भी दोनों सॉल्यूशन का सेम है, R
पी, आर अपने आप ही कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों वैल्यू फिक्स हो गई, दोनों सॉल्यूशन के लिए तीनों वैल्यू सेम हो गई, तो इसका मतलब पाई भी दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम आएगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशंस का सेम होगा। तो सच सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस व्हिच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशंस having same osmotic pressure are called as a isotonic solutions। इनको हम isotonic solutions या isosmotic भी बोलते हैं, also called as a isosmotic। जैसे हमारे जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दे आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मींस हमने शुरुआत में आज बात की थी कि जब हम किसी एग का हमने एग्जांपल लिया था, जब हमने एग को पानी के अंदर रखा आउटर शेल रिमूव करने के बाद, तो एग स्वेल कर गया था एंडोऑस्मोसिस की वजह से। लेकिन जब हमने सेल को, उस एग को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखा तो एग श्रिंक कर गया ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस की वजह से। परंतु जब हम आरबीसी को इस कंसंट्रेशन वाले सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखते हैं तो आरबीसी को यानी इन सेल्स को कुछ नहीं होता, नाइदर दे स्वेल्स nor they shrink because both are isotonic with each other। दोनों आइसोटोनिक हैं, ना तो इनफ्लो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल का, ना ही सेल से आउटफ्लो होगा। बट इफ आरबीसी इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन having concentration, having greater concentration than this solution, अब देखिए ये सपोज आपके पास कोई आरबीसी हम मान रहे हैं, दिस इज आरबीसी, और इसको आपने हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया तो बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, यस एक्सोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, और एक्सोऑस्मोसिस की वजह से जो आरबीसी है वो श्रिंक कर सकता है। इसी तरीके से जब आप सेल को, आरबीसी को लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तब क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इनफ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल विल टेक प्लेस, यानी जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा। ऐसे सॉल्यूशंस, जब हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं, उनमें से एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हाई है इन कंपैरिजन टू द सेकंड सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपर। हाइपर जैसे हम बोलते हैं, बातचीत में भी हम कई बार कहते हैं कि हाइपरटेंशन का ये पेशेंट है, हाइपर मींस ज्यादा। इसी तरह से यदि जब दो सॉल्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दूसरे से ज्यादा है, तब हम कहेंगे उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जो दूसरा सॉल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहां से एक चीज और आपको क्लियर हो गई, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इसके अलावा कुछ और हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की इसकी बात करेंगे। हमें पता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम जनरली सेल सैप कह देते हैं।
और सेल की जो वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ द सेल्स, these cells are placed in less concentrated solution। यदि हमने इन सेल्स को लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा, यानी वाटर में रखा, तो क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो सेल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे, और इनफ्लो ऑफ वाटर की वजह से जो अंदर प्रेशर डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज अ टर्गर। उस प्रेशर को हम टर्गर बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इनफ्लो ऑफ वाटर की वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ उसको टर्गर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम हीमोलिसिस कहते हैं, क्योंकि इनफ्लो की वजह से जो सेल है कई बार वो बर्स्ट भी कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द hemolysis। बट व्हाट हैपन इफ द सेल्स आर प्लेस्ड इन हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन? हमने उसको हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखा है, तो क्या होगा? बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो एक्सोऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, यानी सेल श्रिंक कर जाएगा। दिस श्रिंकेज ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोलिसिस। इसको हम प्लाज्मोलिसिस या क्रीनेशन भी बोलते हैं, also called as a plasmolysis और क्रीनेशन। ये सारा ऑस्मोसिस की वजह से होता है। इसके अलावा जो हमारे रॉ कच्चा आम होता है, रॉ मैंगोस, उसको अचार बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हाईली कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रख देते हैं। उससे क्या होगा? बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा, उस आम के अंदर कंसंट्रेशन कम वाटर की, जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ द वाटर टेक प्लेस, श्रिंक कर जाता है कच्चा आम। आपने देखा होगा कि जो पीकल्स होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं नमक लगाकर डालने के बाद। इसी तरह से जो लिम्प्ड कैरेट्स होती हैं, लिम्प्ड कैरेट्स, आपने देखा होगा तो गाजर कुछ टाइम के लिए यदि पड़ी रहे तो थोड़ी झुर्रियां पड़ जाती हैं उस पर, लेकिन जब हम उस पर कुछ टाइम के लिए पानी छिड़कते रहें तो क्या होगा? अगेन इनफ्लो ऑफ द वाटर टेक प्लेस टू द कैरेट्स, जिसकी वजह से अगेन जो कैरेट है वो दोबारा फिर वैसे ही हो जाती है। यही वजह है कि जो ये सब्जी बेचने वाले होते हैं गर्मियों में पानी छिड़कते रहते हैं।